तो पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री में भी जो फर्स्ट पोर्शन है आपका प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को करेंगे और इसके सबसे लास्ट में हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन को करेंगे। इस वाले क्लास में ये डेली ये चलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग आपको रेगुलर आपको क्वेश्चन कराएंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, और इसमें आपको करीब करीब 1100 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपको और आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को रेगुलर देखें। और ये एक सीरीज है जिसमें फर्स्ट क्लास में आपको शायद 100 या 100 क्वेश्चन जितने भी हमारी टीम ने हमको दिया है वो हम आज कराएंगे। कल के वाले क्लास में आपको फिर कराया जाएगा, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। उसी तरह से रेगुलर आपको धीरे धीरे करके पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोग आपको भी टाइम दिया जाएगा ताकि आप भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें। चलिए देखिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले जो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य है सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मेहरगढ़ की बात आया है तो मेहरगढ़ कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि मेहरगढ़ कहाँ है, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पाकिस्तान में। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि गेहूं और जौ के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये भी याद रखिएगा कि न कि आपको कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिले हैं, बल्कि गेहूं और जौ के भी जो साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है आपको 64 बीपीएससी प्री 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युग को हम लोग कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। कौन सा? ताम्रपाषाण युग को हम लोग कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। क्यों इस युग के नाम से जानते हैं? क्योंकि इस युग के लोग कृषि, पशुपालन और तांबे का जो है प्रयोग करते थे, औजार का प्रयोग करते थे, इसी लोग हम लोग आपको कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस युग में लोग अच्छा यह युग कब से कब तक था? तो यह जो युग जो है आपको 3000 BC से लेकर आपको 1000 BC के बीच को हम लोग इस युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो आपको नर्मदा घाटी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका जो स्थल है वो स्थित है। तो जो भीमबेटका है याद रखेंगे इसको, भीमबेटका आपको भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। याद रखेंगे भीमबेटका कहाँ पे है, तो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बचाएंगे। देखिए क्या करेगा, सूची 1, एक तरफ आपको सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना और बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या करें, एक तरफ आपको 9 पाषाणकालीन स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ इन 9 पाषाणकालीन स्थलों के स्थान कहाँ हैं। जो आपको उतनूर दिया है यह कहाँ पे है, तो उतनूर आपको तमिलनाडु में है। तो पहला का आपको ए हो जाएगा। चिरांद कहाँ पे है मेरे भाई, तो ये आपको तेलंगाना में है। तो बी का हो जाएगा 3, बी का ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3, ए का 1 किस में दिया है, ठीक 1 मिनट, ए का 3 होगा, ए का 3 होगा क्योंकि उतनूर आपको तेलंगाना में है। ये उतनूर जो है आपको तेलंगाना में है,
माफ़ कीजिएगा, उतनूर जो है आपको तेलंगाना में है। उतनूर जो है आपको तेलंगाना में है, ठीक है। आपको चिरांद जो है बिहार में है, ठीक है। फिर इसके आपको गुफकराल जो है, जो गुफकराल है ये आपको जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और पयिमपल्ली, पयिमपल्ली आपको तमिलनाडु में है। नाम से भी आपको पता चल रहा है। तो डी का हो जाएगा 4, सॉरी डी का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको ताम्र पाषाण युगीन स्थल दिया हुआ है, सूची 2 में आपको ताम्र पाषाण युगीन स्थल सभ्यता स्थलों की नदियां दी हुई है, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा जो ताम्र पाषाण युगीन स्थल है किस नदी के किनारे वो है, ठीक है। जो अहाड़ है, अहाड़ आपको हो जाएगा ताप्ती। जो स्थलों की नदियाँ, उस स्थल की नदियाँ कौन कौन सी थी, तो अहाड़ की जो हो जाएगा आपको ताप्ती। तो ए का हो जाएगा 1 कायथा, कायथा जो है आपको काली सिंध। तो बी का हो जाएगा 3, तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3 स्वालदा, स्वालदा का हो जाएगा आपको नर्मदा, नर्मदा हो जाएगा। सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2 और मालवा हो जाएगा वनास, वनास हो जाएगा। तो डी का हो जाएगा 4। तो 1 3 2 4 देख लेते हैं, 1 3 2 4 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है आपको सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है। सिंधु सभ्यता और उसके संस्कृति से संबंधित जो है आपको जो क्वेश्चन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, जो आपको बिहार बीपीएससी के आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1992 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आपको इसे पूछे हुआ सबका संग्रह इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है मेरे भाई। तो यह जो पड़ता है आपको आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कब पड़ता है, यह आपको आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये आपको है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत है, ठीक है। चलिए 9वां और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो आपको देसलपुर, देसलपुर को, ठीक है। और देसलपुर है कहाँ पे मेरे भाई, आपको गुजरात में। ये भी आपको याद रखेंगे, देसलपुर को हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। चलिए लोथल भी आपको गुजरात में है, ये भी याद रखेंगे, गुजरात, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन के बताएं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। आपको बताना है कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था। बहुत ही जी लोथल था, लोथल है। अभी मैंने आपको बताया लोथल कहाँ पे, तो गुजरात में है। और यह किस नदी किनारे पे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखेंगे। लोथल जो आपको भोगवा नदी किनारे पे स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो आपको गुजरात में है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया गुजरात में कौन सा स्थल है, तो आपको है लोथल, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लोथल आपको गुजरात में है। अगर हम लोग डाबरकोट की बात करें तो डाबरकोट आपको सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। बार बार लिखना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि हम लोग पाकिस्तान पी मतलब आप समझ जाएंगे पाकिस्तान। चलिए कालीबंगा कहाँ पे है, जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे, तो राखीगढ़ी आपको हरियाणा में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो लोथल है वो आपको गुजरात में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो यह ठीक है, जो उनको नहीं पता था वो बैल से भी परिचित नहीं थे, घोड़ा से भी परिचित नहीं थे और हाथी से भी परिचित नहीं थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सभी से वो परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ठीक है, वो नहीं पता था, तो ये जो आपको घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं पता था, नहीं, तीनों सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का जो हल है वो प्राप्त हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बताएं किस स्थल से। तो यह देखिए प्राप्त हुआ है आपको कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है जो राजस्थान में है, और आपको लोथल गुजरात से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, यानी निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आपको बताना है कि जूते हुए खेतों का जो निशान किस हड़प्पा के नगर से मिला, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और कालीबंगा है कहाँ पे मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया है, बार बार बता रहा हूँ, राजस्थान में। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछ देता है कि जो कालीबंगा है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपको राजस्थान बताना है। ठीक है, धौलावीरा, अगर हम लोग धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा आपको गुजरात में। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल भी आपको गुजरात में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो आपको सिंध पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था जब भी मैं पाकिस्तान लिखूंगा तो पी से पाकिस्तान को नोट करूंगा ताकि जल्दी पाकिस्तान को लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए पूरा नाम उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पी बस लिखिए, पी मतलब पाकिस्तान। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको के.एन. दीक्षित जो है वो दोनों ही, ये जो है दोनों के ही आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कर हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आपको बताना है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको लाल रंग का उपयोग हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि IIT खड़गपुर की अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था। आपको बताना है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता में वर्षा नहीं हुई थी जिससे उसका पतन हो गया था। तो ये आपको लगातार 800 वर्षों तक वहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ से लोग जो है वो माइग्रेट कर गए थे, दूसरी जगह पे चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर बारिश न होने के कारण आपको जल की जो है समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको होगा वैदिक काल से। ठीक है, वैदिक काल से आपको अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान क्या कर रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहे प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, वो हो जाए आपको राजगीर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो आपको
अच्छा, यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वैशाली जो है वो लिच्छवी की राजधानी थी, ये सभी लोग को पता है, लिच्छवी की राजधानी। मैंने आपसे बोला है कि जितना भी मुझे फैक्ट पता है और जो क्वेश्चन को बताने के समय मुझे याद आ जाए तो मैं आपको पूरा फैक्ट जो है क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब आप रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन आंसर ही मत लगाइए, उससे संबंधित जितना भी फैक्ट आपको याद आता है उसको भूलने का भी प्रयास करें, जिससे क्या होता है आपका रिवीजन हो जाता है। और बार बार रिवीजन करने से चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रहती हैं, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो राजगीर था, बाद में ये चेंज होकर पाटलिपुत्र हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को जो समर्पित है आपको 9वां मंडल है, कौन सा है, 9वां मंडल है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, वेद का जब बात है तो सबसे पुराना वेद कौन सा मेरे भाई, तो सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो नया वेद है आपको अथर्ववेद, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। आपको ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है पूर्णतः किसको समर्पित। अभी हम लोगों ने 9वां मंडल के बारे में आपको क्वेश्चन देखा था, तो ये आपको सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखेंगे कि ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। आपको जो ज्ञात्री जो मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है मेरे भाई, तो मंडल 3 में, ठीक है। और सूक्त, अगर सूक्त आपसे पूछ दे तो सूक्त 62 में पाया जाता है ज्ञात्री मंत्र। तो याद रखेंगे जो ज्ञात्री मंत्र है ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 62 में आपको पाया जाता है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। आपको बताना है किस काल में जो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने उभर के आई थी, वो था आपको धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। धर्मशास्त्र के समय में ये आपकी जो धारणा है अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर के आई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो आपको शुरू हुआ था प्राय 6000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 23 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है। आपको बताना है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है, क्यों है, क्योंकि ये आपको मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है बोगज कोई को, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। आपको बताना है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आपको लड़ा गया था परुसणी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन डी आपका परुसणी नदी के तट पे आपको लड़ा गया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 26 और 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन आपको 26 जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, तो कृपया आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, उससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट याद हो उसको जरूर बोलकर याद करने का प्रयास करें, ताकि चीज़ें आपको बहुत देर तक याद रहे और एग्जाम में कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। चलिए, 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही जी क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था मेरे भाई, तो 563 BC में, ठीक है, 563 BC में हुआ था। अगर इनके मृत्यु अगर हमसे पूछ दें मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु हुआ था 483 BC में। कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर, और कुशीनगर है कहाँ पे, यूपी में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इनकी मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुआ था, तो ज्ञान की जो प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था, तो बोधगया में हुआ था, बोधगया में हुआ था। बोधगया है कहाँ पे,
बिहार में बोधि ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, फिर इनसे अब कभी आपसे पूछता है पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो जो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ। ठीक है, अंतिम अच्छा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अभी मैंने बताया कि बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में कोसी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे आपको किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अभी देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा उनका इतिहास बताया और उसी से संबंधित आपको 28 नंबर क्वेश्चन है। तो मैंने जो आपको ऊपर बताया अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको 28 नंबर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए स्तंभ 1 है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। पहला क्या है, जन्म, तो आपको किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था 563 BC में, और कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो हो जाएगा 1 का हो जाएगा 3, तो 1 का हो गया 3। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति मैंने अभी आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्ति उनको 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था, तो बोध गया। ठीक है, 2 का हो जाएगा 2। प्रथम प्रवचन उन्होंने पहला उपदेश कब कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए 3 का हो जाएगा 1। निधन, उनका मृत्यु कब हुआ था, मैंने अभी बताया था आपको 483 BC में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था, तो 4 था का हो जाएगा 4, यही हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऊपर जो 26 नंबर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किया होगा, तो अगर अच्छे से सुना भी होगा तो आपको 28 नंबर क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए जो चीज़ें आप अच्छे से सुने, ताकि वो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में उतना बेनिफिशियल आपको ना हो, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको वो कहीं ना कहीं वो फैक्ट यूज होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान से याद करें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। बहुत ही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि धर्म चक्र परिवर्तन मीन्स होता है मेरे भाई आपको उपदेश। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको दिया था सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा भी कभी कभी आपसे पूछ देता है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको श्रावस्ती में, श्रावस्ती। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन बी सारनाथ में, सबसे ज़्यादा आपको श्रावस्ती में। इतना सारा पॉइंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था। बहुत ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो ये प्रथम बौद्ध संगति के बारे में आपको पूरा मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से सुने। ठीक है, पहला देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, पहला तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए जिस साल गौतम बुद्ध मरे थे, तो मरे कब थे, 483 BC में, उसी साल आपको प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, तो 483 BC इसको याद रखेंगे। कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था मेरे भाई आपको पाटलिपुत्र में। ठीक है, सॉरी ये हुआ था राजगीर में, राजगीर में हुआ था। ठीक है, ये आपको राजगीर में हुआ था। किसकी शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में। और आपको इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, तो कहाँ आपसे पूछ रहा है, तो आपको राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था। अभी मैंने बताया आपको प्रथम बौद्ध संगति के, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 और 34 नंबर क्वेश्चन। ये 33 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध महासभा जो है आपको राजगीर में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था, 483 BC में आयोजित हुआ था। किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। ठीक है,
तो ये आपको हो जाएगा राजगिरी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। देखिए महापरिनिर्वाण आपको बोलते हैं मृत्यु, मृत्यु, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जिस साल आपको महात्मा बुद्ध मरे थे 483 BC मरे थे, उसी साल आपको प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो आपको हुआ था राजगिरी में, राजगिर जिसको आज को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बहुत ही जी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध महासभा है किस नगर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो देखिए पहले तो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला आपको हुआ था, ठीक है, पहला आपको अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो है किसके शासनकाल में हुआ था बताइए। दूसरा जो है आपको कालाशोक, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। मैं लिख ही देता हूँ। पहला आपको हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु पहला कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो आपको हुआ था राजगीर। दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और ये कहाँ हुआ था, तो आपको ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये आपको बताइए। अच्छा दूसरा वैशाली में हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कालाशोक और दूसरा हुआ था वैशाली में, ठीक है, दूसरा वैशाली में हुआ। तीसरा हुआ था आपको अशोक के शासनकाल में, और हुआ कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा हुआ था आपको कनिष्क के शासनकाल में, और कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन काश्मीर, कुंडलवन काश्मीर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हमसे कनिष्क के शासनकाल वाले को पूछा है। तो आपको कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, राजगीर में आपको पहला हुआ था, तीसरा आपको हुआ था अशोक के शासनकाल वाला पाटलिपुत्र में, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगति, कालाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगति। चलिए ये पूरा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 और 38 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ठीक है। आपको बताना है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति आयोजित हुआ था, ठीक है, और ये आपको पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र में तीसरा, राजगीर में पहला, फिर आपको दूसरा हुआ था वैशाली, चतुर्थ हुआ था कश्मीर में, याद रखेंगे। चलिए 38 क्या कर रहा है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। अभी आप मैंने बताया कि तृतीय बौद्ध सभा जो है अशोक के शासनकाल में कहाँ पे बुलाया गया था मेरे भाई, तो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण मीन्स होता है आपको है मृत्यु, और महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, जो आपको यूपी में है, ठीक है। और कब हुआ था, तो याद रखेंगे, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, 483 BC में, ठीक है। 39 का हो जाएगा सी। 40 और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। आपको बताना है जो त्रिपिटक है वो किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। 40 नंबर क्वेश्चन, तो जो त्रिपिटक है आपको बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और त्रिपिटक जो है आपको पाली भाषा में लिखा गया, भी याद रखेंगे, पाली भाषा,
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतरों को प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन थी आपको देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 और 43 नंबर क्वेश्चन, 42 और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है। ठीक है, आपको बताना है कि बोधि वृक्ष जो है जो बोध गया में वो किस जनरेशन का है। तो आप सभी लोग को पता है कि चौथा जनरेशन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी चौथा नहीं, पाँचवा जनरेशन है ये, पाँचवा जनरेशन है, चौथा नहीं, अब ये पाँचवा जनरेशन आ गया है। तिरालीस नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। आपको बताना है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सुंगयुन ने जो भारत की यात्रा की थी 525 से 529 ईस्वी के बीच में किया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 और 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पे, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ थी, तो कुशीनगर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये आपको अशोक। आपको पता है कि जो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक भी आपको बौद्ध धर्म अपना लिया था और आपको गौतम बुद्ध का अनुयायी हो गया था, और इन्होंने इसने ही आपको, अशोक ने ही गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 46 और 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने विनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महान विनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो वो थे आपको कौंडिन्य और कालदेवल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कला में चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है भारतीय कला में चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो बात है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो अहिंसा। ठीक है, अहिंसा आपको समान नहीं है। ठीक है, चलिए 49 नालंदा, एक मिनट, दैट व्हाट इज नॉट कॉमन। ओके, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है किसके, ठीक है 49 के बताइए किसका आपको ज्ञान का महान केंद्र था, तो आपको बौद्ध धर्म का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। आपको बताना है कि बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है किस शैली में प्राप्त होती है, तो आपको मथुरा शैली। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 51 और 52 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला आपको विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो ये आपको राजगीर में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अच्छा, किस पर्वत पे ये आपको जो विश्व शांति स्तूप किस पर्वत पे है, ये भी आपसे कोई पूछ लेता तो रत्नागिरी, ये भी याद रखेंगे, रत्नागिरी पर्वत पे है। और कितना फीट ऊंचा है, तो 120 फीट ऊंचा है। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर, मैंने अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था, तो जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे आपको लुम्बिनी नेपाल में। मैंने भी आपको बताया लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी और 483 BC में हुआ था। चलिए अब हम लोगों ने अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट सेक्शन आपको जैन धर्म के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग जो ऊपर वाला जो सेक्शन था वो बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है आपको कुंडाग्राम में हुआ था, कुंडाग्राम। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो मृत्यु हुआ था आपको पावापुरी। जन्म पूछा है तो जन्म हमको कुंडाग्राम, ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आपको बताना है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जो जामिल है इनको आपको प्रथम शिष्य इनको माना जाता है। और जामिल जो है आपको भगवान महावीर के दामाद भी थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, 55 और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन में कि जैन धर्म प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, मोक्ष स्थान मतलब होता है कि आपको उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, अंतिम सांस उन्होंने कहाँ लिया था, तो पावापुरी में लिया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जन्म भी हमने बता दिया था, जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म इनका हुआ था कुंडाग्राम। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 57, ठीक है, देखिए 57 क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन में कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया। ठीक है, बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था, तो आजीविकों को। ठीक है, ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अच्छा बराबर की गुफाओं का निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था, ये भी आपको याद रखेंगे कि जो बराबर की गुफाओं का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 58 और 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो आपको जो है 14 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो आपको जैन धर्म से, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 और 61 नंबर क्वेश्चन, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो आपको बात है वो आपको समान नहीं है। देखिए अहिंसा तो दोनों धर्म में है, नहीं करने के लिए कहती है तो समान ही है। ठीक है, वेदों के प्रति उदासीनता ये दोनों ने ही दर्शाया है। अच्छा जो मैंने ऊपर आपको गलत आंसर बता दिया था, अहिंसा नहीं है, अहिंसा तो मुझे लगा समान पूछ रहा है, तो अहिंसा की बात तो दोनों में ही की गई है, तो ये समान है। आत्मदमन, ठीक है, आत्मदाह का जो आपको है ये दोनों में समान नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, न कि ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पे मैं एक मिनट में आपको बता देता हूँ कहाँ से गलती हुई है। एक देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ये आपको समान पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं है, समान नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है,
समान नहीं है, ये आपको बताना है, तो आत्मदमन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी देखिए हमको नहीं ना पढ़ने की वजह से एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के ही आंसर देना है, अदरवाइज आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, जो आजीवक हैं किस संप्रदाय के स्थापक थे, संस्थापक थे, तो ये आपको थे, तो जो आजीवक हैं वो किस संप्रदाय के संस्थापक थे बताइए, तो ये आपको थे मक्खी घोषाल। ठीक है, मखली घोषाल। ठीक है, मखली घोषाल, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, पाटलिपुत्र में बुलाई की प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में बुलाई की प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यह जो इसके अध्यक्ष थे आपको बताइए, अध्यक्ष थे आपको स्थूलभद्र। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था आप बताएंगे, याद रखेंगे, तो पाटलिपुत्र में। ठीक, प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और किसके समय में हुआ था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, इसके अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने किया था। चलिए 63 और 64 नंबर क्वेश्चन। ये 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जो है जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था बताएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, तो आपको खारवेल का था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कौशल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो महावीर को, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो जंबिका ग्राम, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था इनको, तो 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, अच्छा इनको बताया था मैंने कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडा ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो मृत्यु हुआ था आपको पावापुरी। ना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी जो देन है वो अत्यधिक थी बताएंगे, तो गुप्त वंश की। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, गुप्त के वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। आपको बताना है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। 66 नंबर क्वेश्चन, तो आपको उत्तर भारत के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र था मेरे भाई, तो उत्तर भारत का क्षेत्र था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो आपको सेक्शन है उसमें हम लोग 6ठी 7वीं ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 6ठी 7वीं ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा जो है उसके बारे में हम लोग जो संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है मेरे भाई, तो पाटलिपुत्र को जो संस्थापक है वो उदयन। ठीक है, किसको माना जाता है, उदयन को माना जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अच्छा, उदयन थे किस वंश के, तो हर्यक वंश के थे, ये भी आपको याद रखना है, हर्यक वंश के थे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, वही बात है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले किसने बनाया था, देखिए सबसे पहले जो राजधानी है वो बनाया था, आपको बताइए पाटलिपुत्र सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने ही आपको उदयन ने और पहली बार राजधानी भी बनाया था। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर की हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, लेकिन जो असल में इसकी राजधानी बन गई थी उदयन ने बनाया था पूरे ट्रांसफ़र करके, तो इसीलिए उदयन को ही इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन पहली बार राजधानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। ठीक है, किस शासक ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो जो स्थानांतरित किया था तो वो आपको उदयन था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है। बसाने की अगर बात आए तो फिर आपको उदयन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उदयन था कौन? तो अजातशत्रु का पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था, ठीक है। चलिए 71 और 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ठीक है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम आपको पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, बताएं। अच्छा, राजधानी के रूप में इसको चयन किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र किसने किया था? तो उदयन ने किया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र वाले को क्या कहा जाता था? आपको चोल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन के प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन, तो आपको 6ठी शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन आपका 6ठी शताब्दी है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 आपको दिया हुआ है। सूची 1 में आपको महाजनपद दिया है, सूची 2 में आपको महाजनपदों की राजधानियाँ दी हुई हैं। सूची 1 में आपको महाजनपद दिया हुआ है, सूची 2 में आपको महाजनपदों की राजधानियाँ दी हुई हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, तो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद में पहला आपको मल है। मल का राजधानी कहाँ था? तो कुशीनारा। का हो जाएगा 4। अंग की राजधानी कहाँ थी मेरे भाई? तो अंग की राजधानी आपको चंपा। बी का हो जाएगा 3। गंधार का राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला। सी का हो जाएगा 1। वत्स का आपको कौशाम्बी, तो डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 और 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ बनाई गई थी? आपको बताना, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 और 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? तो आपको राजगीर थी। देखिए इसके बाद आपको ये ट्रांसफर होकर कहाँ आया था? तो पाटलिपुत्र। 78 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको हो जाएगा राजगीर, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया कि पाटलिपुत्र होकर आया था, पाटलिपुत्र आया था, लेकिन प्रथम पाटलिपुत्र नहीं था, प्रथम आपको राजगीर था। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? को बताना है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आपको राजगीर है। कौन सा है? राजगीर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 80 कह महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? आपको बताना है कि महावंश के अनुसार जो बिंबिसार है वो किस आयु में आपको गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था? आपको 15 वर्ष की अवस्था में बैठा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो बिंबिसार है किस वंश से था? तो हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? तो बिंबिसार का जो पुत्र हुआ था अजातशत्रु, इसको याद रखेंगे। और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिंबिसार जो है 15 वर्ष की अवस्था में आपको सिंहासन पर बैठा था। चलिए
81 नंबर क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से था, ठीक है। और इसके पिताजी का क्या नाम था, तो बिंबिसार, और आपको जो है उसके पुत्र का क्या नाम था, तो उदयन, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की जो आपको जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, प्रदूत कहाँ का राजा था, आपको बताना है जो प्रदूत है वह कहाँ का राजा था। 83 नंबर क्वेश्चन, तो जो प्रदूत है आपको अवंती का राजा था, अवंती, ठीक है, ऑप्शन डी। और अवंती वर्तमान में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन, उज्जैनी, ठीक है। चले 84 और 85 नंबर क्वेश्चन, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। आपको बताना है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, ठीक है। तो जीवक था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने आपको जो है शासन किया था। तो आपको पता है कि नंद वंश के ही अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो नंद वंश के बाद कौन से वंश आया था, तो मौर्य वंश आया था, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, ये घनानंद का जब बात आया तो ये भी याद रखेंगे, घनानंद के ही समय काल में 326 BC में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का राजा कौन था, तो घनानंद, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। चलिए, और जो मौर्य वंश की जो स्थापना है 322 BC में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 और 87 नंबर क्वेश्चन, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, ठीक है। जो कलिंग नरेश हैं खारवेल, उनका संबंध किससे था। 86 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे तो ये आपको जब महामेघ वाहन वंश से था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सीमुख थे, ये भी याद रखें, सीमुख। 87 नंबर क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, ठीक है। राजा खारवेल का नाम किस में जुड़ा है, तो आपको हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 88 और 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थे। मैंने अभी आपको बताया, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो मैंने बताया था कि अंग जनपद की राजधानी आपको चंपा है, ऑप्शन में ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरीथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बराबर पर्वत श्रृंखला जो है आजीविकों के लिए जो है रहने के बनाया गया था, और किसने इसको बनाया था, तो आपको जो है बनाया था अशोक ने, ठीक है। और बराबर पर्वत श्रृंखला, बराबर की गुफाएं के बारे में मैंने बता रहा था एक्चुअली। तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित जो गोरीथगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था, तो ये आपको जो विजित है यह किया गया था खारवेल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 और 91 नंबर क्वेश्चन, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। मैंने आपको भी बताया था कि सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था, तो 326 BC में, ठीक है। उसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में, तो उस समय मगध का शासक कौन था, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर 322 BC में मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन को वर्णन उपलब्ध है, ठीक है। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह इंडिका है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इंडिका को लिखा किसने था, तो मेगास्थनीज, किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को, अच्छा मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो मेगास्थनीज जो है आपको आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो है आपको आया था, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 क्या करें, हुण राजा तोरमाड़ किस होलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? आपको बताना है तोरमाड़ जो है, हुण राजा जो तोरमाड़ है वो किस होलिकर राजा द्वारा पराजित किए गए थे, ये आपको क्वेश्चन ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यशोवर्मन के द्वारा, ठीक है, यशोवर्मन के द्वारा। और यशो जो वर्मन है ये आपको काशी के राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन है, जो नेक्स्ट सेक्शन है आपको क्वेश्चन का, वो आपको मौर्य वंश है। ठीक है, तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मौर्य वंश से संबंधित होगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 93 नंबर को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आपको सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये आपको किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका। अच्छा, इंडिका में जो है, इंडिका जो पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, और इसी ने बताया, दोनों ही व्यक्ति आपको सेम है। ठीक है, किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था कि सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों ही सेम है, जो इंडिका में इनका वर्णन किया गया। चलो 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की जो स्थापना है किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 और 96 नंबर क्वेश्चन। 95 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने आपको दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो आपको अशोक ने प्राप्त किया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वो कौन है? तो वह जो है आपको है विशाखदत्त, सॉरी विशाख नहीं, विशाखादत्त। ठीक है, विशाखादत्त। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 97 और 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 क्या कर रहा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ठीक है, जो कौटिल्य ने जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा था वो किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? अभी मैंने बताया कि शासन के राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, तो न कि आर्थिक जीवन पे, न धार्मिक जीवन पे, न सामाजिक जीवन पे, शासन चलाने के लिए जो नीति का उपयोग, कौन सी नीति का उपयोग करना चाहिए और राजनीतिक नीतियों का उपयोग है, उसी बारे में इसमें डाला गया। ठीक है, आपको प्रकाश डाला गया। 99 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था। ठीक है, मेगास्थनीज आपको सेल्यूकस निकोटर का दूत था। किसका? याद रखेंगे, जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकोटर का दूत था। ऑप्शन ये आपका सही। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और आपको मेगास्थनीज जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इंडिका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 100 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिख जाए हमें। चलिए क्या कर रहा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो आपको 4 वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। कौन कौन सा वर्ग था वो? तो पहला वर्ग था आपको ब्राह्मण, दूसरा था आपको क्षत्रिय, तीसरा था आपको वैश्य, और तो चौथा था आपको क्षुद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्गों में उन्होंने आपको विभाजित किया था। चलिए 101 और 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह, ठीक है, वह कौन सा अभिलेख था जिसमें यह आपको प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर भी था? वो कौन सा अभिलेख है? तो यह जो अभिलेख आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, आपको बताना है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो आपको हाथी गुफा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 और 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो आपको श्रीलंका का क्षेत्र शामिल नहीं, तो ऑप्शन सी आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल स्थित बना था। ठीक है, मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो किससे बना था ये आपको बताना है। तो वह बना था आपको ईंटों से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, 105 और 106। तो 105 का रहेगा केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, केवल वह स्तंभ बताइए जिसमें अशोक ने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। उस स्तंभ का क्या नाम है? तो आपको मास्की का लघु स्तंभ। ठीक है, मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या हैं? अशोक के धम्म के मूल्य संदेश क्या हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएंगे, ठीक है, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, एक से ज़्यादा। चलिए 107 और 108। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अपने शिलालेखों में जो अशोक है वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको बताइए किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपको प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रियदर्शी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये आपको प्राकृत भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्यों इस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो उस समय के जो लोग हैं यही भाषा बोलते थे, तो लोगों तक पहुंचने के लिए यह भाषा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपको बताना है जो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसप ने, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और कब पढ़ा था? 1837 में, 37 में पढ़ा और समझा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि किस कौन सी कैसे लिखी जाती है? तो याद रखेंगे जो ब्राह्मी लिपि वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। याद रखेंगे जो ब्राह्मी लिपि हो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं, उल्टा दाएं से बाएं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को जरूर याद रखेंगे।